Okay. Good evening to all of you. स्वागत है आपका एक बार फिर क्या, आज तो पहली क्लास है हमारी अकाउंट्स की, क्लास 12th अकाउंट्स। तो सबने क्लास 11th में बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से सारी पढ़ाई की है और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आप सबके सामने बहुत अच्छा रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सबको एक बात बहुत अच्छी तरह पता है कि आज क्लास 12th के रिगार्डिंग हमारी फर्स्ट क्लास है। आज से ही आपकी क्लास 12th की अकाउंट्स शुरू हो रही है। और अगर हम एक बहुत बेसिक सी चीज देखें तो बहुत बेसिक सी चीज क्या है कि क्लास 12th की अकाउंट शुरू वहां से होती है जहां से हमारी क्लास 11th की अकाउंट्स खत्म होती है। हम एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन करें कि हमने क्लास 11th में क्या क्या पढ़ा। हमने क्लास 11th में पढ़ा सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, बहुत सारी चीजें, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द क्लास 11th। यस और नॉट? उसके बाद हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, हमने लेजर बनानी सीखी थी, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सीखा था। और सबसे अंत में हमने क्या सीखा था? सबसे एंड में हमने सीखा था फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। क्या सीखा था हमने सबसे एंड में? हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। सबसे एंड में क्या सीखा था हमने? हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। एक छोटा सा क्विक अगर हम बात समझें तो आप याद करो कि आपने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की जो बिजनेस स्टडीज थी, उसके अंदर कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2। याद है क्या नाम था चैप्टर का? क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 का नाम याद है किसी को? क्या था? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। यही पढ़ा था बेटा हमने, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। याद आ गया होगा। कौन से सेक्टर की? प्राइवेट सेक्टर की। कौन से सेक्टर की? प्राइवेट सेक्टर की। ये भी याद आ गया होगा। अब प्राइवेट सेक्टर की जो हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, इनमें सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी हमने? सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? दूसरी वैसे जॉइंट हिंदू फैमिली थी, अभी हमने यहां पर पार्टनरशिप लिखा है। थर्ड कौन सी थी? थर्ड कौन सी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके अलावा भी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एक कौन सी थी हमारी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। टोटल हमने 5 पढ़ी थी। अच्छा, तो भाई बात यह है कि सर पहली बात तो हमने क्लास 12th स्टार्ट कर दी, दूसरी बात हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ये तो क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है। मैंने क्या कहा था कि हम क्लास 11th की अकाउंट्स वहां से शुरू करते हैं, सॉरी क्लास 12th की अकाउंट हम वहां से शुरू करते हैं जहां से हमने क्लास 11th की अकाउंट्स सीखी छोड़ी थी। हमने क्लास 11th की अकाउंट्स कहां पर छोड़ी थी? हमने क्लास 11th में सबसे एंड में सीखा था फाइनल अकाउंट्स। क्या सीखा था हमने सबसे एंड में? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना सीखा था। लेकिन ये फाइनल अकाउंट्स किसके थे? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हमने सीखे थे। आपके पूरे 12th की अगर हम सिलेबस को बात करें तो पूरे 12th का सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए
पार्ट बी और पार्ट सी। अब कई बच्चे शुरू में ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने बोला 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लिख 3 दिए। बोला क्या मैंने कि पूरी 12th का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लिख मैंने यहां पर 3 पार्ट दिए हैं। रीजन क्या है कि पार्ट बी और पार्ट सी ये ऑप्शनल है, या तो आपको पार्ट बी अटेम्प्ट करना है या आपको पार्ट सी अटेम्प्ट करना है। तो पार्ट सी तो हम नहीं करेंगे, हम केवल पार्ट बी की ही बात करेंगे। तो 2 ही रहेगा ना हमारे पास, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का होता है, उसमें से पार्ट ए का वेटेज 60 मार्क्स का है और पार्ट बी का वेटेज 20 मार्क्स का है। पार्ट ए का वेटेज कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का, और पार्ट बी का वेटेज कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। ये चीज याद रह जाएगी। पार्ट ए के अंदर क्या क्या है? पार्ट ए के अंदर हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या पढ़ते हैं? एक तो हम पार्टनरशिप अकाउंट और दूसरा हम पढ़ते हैं कंपनी अकाउंट्स। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? कंपनी अकाउंट। सिर्फ 2 ही चीजें हैं। 60 मार्क्स में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? एक तो पार्टनरशिप अकाउंट्स और दूसरा क्या पढ़ना है हमें? कंपनी अकाउंट्स। ये चीज याद रह जाएगी। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स का वेटेज होता है 35 मार्क्स का और कंपनी अकाउंट का वेटेज है 20 मार्क्स का। पार्टनरशिप अकाउंट का वेटेज 35 मार्क्स का है और कंपनी अकाउंट्स का वेटेज कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। लेकिन ये पार्टनरशिप अकाउंट 35 मार्क्स में ऐसा तो है नहीं पूरे बोर्ड में सिर्फ 3 ही चैप्टर आने हो। चैप्टर तो और इतने ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके अंदर हम शुरू करते हैं। ध्यान से समझना। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या क्या चीजें हैं, देखो ध्यान देना। पार्टनरशिप अकाउंट्स में चीजें क्या क्या पढ़नी है हमें। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर ध्यान दे लो। पहले थोड़ा सा देखिए, ध्यान दो। फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब आप समझ सकते हो स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या समझ सकते हैं अपन? स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल सी बात है। आज मैं सबसे पहले तो हम एक चीज से समझें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। क्या समझे हम कि हमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? फंडामेंटल। इसका मतलब है स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप। दूसरी चीज है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या है दूसरी चीज? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आ जाए। चेंज आ जाए का मतलब समझो कि जैसे 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट भी हुआ होगा कि साहब भैया तेरे को प्रॉफिट 3/4 मिलेगा, मेरे को 1/4 मिलेगा, जो भी है 75% 20%। किसी भी रीजन दोनों को लगा कि यार एक और नया आदमी आना चाहिए, या 3 लोग काम कर रहे हैं उन 3 में से लगा कि यार नहीं अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, कुछ भी इंटरनल चेंज आ जाए, बिजनेस एज इट इज है। जो ग्राहक कल दुकान पर सामान लेने गया था वही ग्राहक आज दुकान पर सामान लेने गया ना, उसको नहीं मतलब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसको कोई पता नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है? उसको कोई लेने देना नहीं है कि उसमें क्या हुआ, अंदर ही अंदर कोई ना कोई चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन क्या कहलाएगा वो? रिकॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी चीज है डिसॉल्यूशन, मतलब पार्टनरशिप बंद कर देना। तो हम क्या करेंगे? 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? 3 चीजें। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा हम? 3 चीजें। एक तो पढ़ेंगे पार्टनरशिप को शुरू करना, फिर हम देखेंगे पार्टनरशिप में चेंज क्या हुए हैं, और तीसरे केस में हम पार्टनरशिप को बंद करना सीख लेंगे। 3 चीजें, पार्टनरशिप वाला पोर्शन कंप्लीट। बात समझ में आई? पार्टनरशिप में सिर्फ 3 चीजें हैं, ठीक है ना। अब बात क्या है कि फंडामेंटल तो फंडामेंटल है, लेकिन ये चेंज जो हो रहे हैं ना, ये जो चेंज हो रहे हैं ये 3 तरीके से संभव है। कितने तरीके से संभव है ये चेंज? 3 तरीके से। अब वो 3 तरीके क्या क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपके बुक में पार्टनरशिप के जो चैप्टर्स बनते हैं वो चैप्टर्स आपके बुक में बनते हैं 4 चैप्टर्स। आपकी बुक में पार्टनरशिप के कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं? 4 चैप्टर्स। पहला फंडामेंटल, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर,
और तीसरा रिटायरमेंट ऑफ एन पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ कितने, और चौथा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 4 चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन बेसिकली यहां पर इसको हम 5 चैप्टर्स में समझते हैं। कितने चैप्टर में समझते हैं अपन? 5 चैप्टर्स। कौन कौन सा? पहला फंडामेंटल। इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के 3 चैप्टर्स बनते हैं। आपकी बुक में 2 बनाए हुए हैं, आपकी बुक में चैप्टर कितने बनाए हुए हैं? 2 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, लेकिन बनते कितने हैं? 3, क्योंकि जो एडमिशन है उसी के साथ एक टॉपिक और ऐड कर दिया, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा ऐड कर दिया? चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स वो की वही है, लेकिन जैसे अभी तो मेरे को 70% मिल रहा है, उसको 30% मिल रहा है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? नहीं, अभी आगे ऐसा नहीं होगा, आगे दोनों को बराबर बराबर ही शेयर मिलेगा। ठीक है ना? तो वो कोई भी रीजन हो, लेकिन उसमें चेंज आ गया। एक चैप्टर ये हो गया। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कोई नया व्यक्ति बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहा है। और तीसरा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है। 4 चैप्टर हो गए यहां तक। 5वां चैप्टर हमारा रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ये और याद करो कि कंपनी के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सिक्योरिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। एक ये 11th में बहुत अच्छे तरह से आपको बताया गया था कि एक कंपनी अपने लिए फंड का अरेंजमेंट 2 तरीके से कर सकती है। एक तो शेयर्स इशू करके, शेयर कैपिटल, और दूसरा डिबेंचर्स। यही दोनों चीजें हमें कंपनी अकाउंट्स के अंदर पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है हमें? एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा डिबेंचर्स। आसानी से हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से। आपको मार्केट से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी जो गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की बुक चल रही है वो परचेज करनी है। एडिशनल आपको कुछ भी नहीं परचेज करना है सिवाय नोटबुक और पेन के, वो तो आपको अपना ही खरीदना पड़ेगा, है ना, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, नोट्स सारे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन करते हुए चलना है। सब कुछ आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल भी होगा आपके ऐप के ऊपर, अब चाहो तो वहाँ। लेकिन मेरे आपको सोल्यूशन ये सजेशन यही रहेगा कि आपको, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उनको डेली बेसिस पर अपने नोट्स तैयार करते जाओ, जितना हमने पढ़ लिया है उनको। क्योंकि हम नोट्स अगर तैयार करते रहेंगे तो 2 चीज़ें हैं, एक तो हम हमारे हाथों से लिख लेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छी चीज़ है, और अगर हमने हमारे हाथों से लिख लिया तो वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए कि हाँ भाई हमने हमारे हाथों से लिखा है तो हमें चीज़ें याद रहती है। लिखी हुई चीज़ हम हमारे हाथों से लिखते हैं, वो हमें चीज़ें याद रहती है। दूसरी बात, एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, इसी बहाने घर जाके कम से कम उनको पढ़ लोगे। पीडीएफ में तो पढ़ा है, सोच लेते हैं यार पढ़ लेंगे कभी भी का तो काम वो कभी भी फिर कभी आता ही नहीं है। ठीक है ना? तो हमें विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। अब सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं हमारी क्लास 12th के अंदर, वो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्या चीज़? पार्टनरशिप। क्या शुरू करते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब हम शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर भी मैंने बताया सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब है बेसिक्स। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? बेसिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहला चैप्टर है। अब सबसे अच्छी बात क्या है आज की क्लास की, कि किसी बच्चे की आज की क्लास मिस भी हो रही है ना तो उसको इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। सिर्फ आज की क्लास की बात कर रहा हूं मैं, कल से नहीं होगी ये चीज़। क्यों नहीं होगा दुख? क्योंकि आज हम वही पढ़ेंगे जो हमने क्लास 11th के अंदर बीएसटी के अंदर पढ़ा था। मैंने जब क्लास 11th में बीएसटी पढ़ाई थी तब भी मैंने बार बार कहा था कि बेटा इस चीज को ध्यान से पढ़ लो, ये क्लास 12th शुरू करते ही आएगा। बार बार कहा था मैंने, ये क्लास 12th शुरू करते ही आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब बेसिक इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें हम थोड़ी सी चीजें समझते हैं। सबसे पहले इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल से चीजें जल्दी समझ में आती है। आप मुझे ये बताओ कि आज पूरे सब जगह आप एजुकेशन से जुड़े हुए अभी तक सब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब थोड़ी कर रहा है, कर भी रहा हो तो पैसे मुझे नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन समझो सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। 12वीं में आ गए, 9वीं की एग्जाम, 9वीं से एग्जाम नहीं दे रहे, 9वीं में नहीं दी, 10वीं में नहीं दी, 11वीं में जाके दी है, वो भी मतलब डिलीटेड सिलेबस से दी है ना, तभी तो इतनी अच्छी परसेंटेज बन गई, ठीक है ना। और पेपर भी ऐसे आते हैं बड़े आसान से, लोकल पेपर तो बड़े अजीब से पेपर आते हैं। लेकिन क्या 9th से पहले आपको ये एहसास हुआ कि हमें ऑनलाइन
एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी? कभी नहीं, वो कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, कभी देखा ही नहीं जाके, क्योंकि पढ़ाई और ऑनलाइन, अरे ये क्या मजाक हो गया, है ना? पढ़ाई और ऑनलाइन, नहीं नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, धीरे धीरे एजुकेशन आ रही थी, प्लेटफॉर्म चालू हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन तभी कोरोना जी आए और उन्होंने एक्चुअल में मीनिंग समझा दिया उसका। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को डीमेरिट्स या मेरिट्स में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इसकी मेरिट्स भी बहुत हैं। आज आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, प्रिफर हम यही करते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस लें, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए तो कम से कम हमारी क्लास तो मिस नहीं हो रही, घर बैठ के ऑनलाइन देख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। तो बेसिक सी बात क्या है, पहले से कुछ चल रहा है, पहले से कुछ चल रहा है, और उसके अंदर कुछ कमियां होंगी, उसके अंदर कुछ कमियां होंगी, तो उसका इंप्रूवमेंट किया जाता है। और उसके इंप्रूवमेंट में दो चीजें होती है, या तो वही चीज बदल जाती है, मतलब नए सिरे सामने आती है, या उसका रिप्लेसमेंट कुछ और आ जाता है। दुनिया में पहले क्या आया? विच टाइप ऑफ बिजनेस केम फर्स्ट? एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ बिजनेस केम फर्स्ट। मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूं, मैं आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन रखता हूं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा पार्टनरशिप। बताइए, विच टाइप ऑफ बिजनेस केम फर्स्ट? अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप पहले आ गया, ओके। वो तो ये तो वही बात आ गई, मुर्गी पहले आया या अंडा? क्या आया पहले? पता नहीं हमें तो, है ना, हम वेजिटेरियन है, ब्राह्मण आदमी है ना पायल। चलिए ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट। तो फिर क्यों पार्टनरशिप का इवोल्यूशन ही क्यों हुआ? व्हाई द पार्टनरशिप बिजनेस इवॉल्व्ड इन द अर्थ? देखो, एक सिंपल सा, एक बहुत स्वीट सा आंसर होना चाहिए हमारा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई पार्टनरशिप बिजनेस इवॉल्व्ड। क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? व्हाई पार्टनरशिप बिजनेस इवॉल्व, क्यों हुआ इसका? अभी जो है ना क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए ना, हम घबरा जाते हैं, पता नहीं कितनी भारी चीज पूछ ली, शब्द ऐसे लगते हैं, व्हाई पार्टनरशिप बिजनेस इवॉल्व्ड। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू ही क्यों हुआ, हमें क्या पता, है ना? हमने तो देखा लोग करते आ रहे हैं पार्टनरशिप, हमने देखा कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा होगा, हमें क्या मतलब है? नहीं, क्यों हुआ इसका इवोल्यूशन, क्यों हुआ इसका जन्म ही क्यों हुआ, क्यों आया एग्जिस्टेंस में? वैसे ही हम जानते हैं पार्टनरशिप करते हैं लोग लड़ते हैं, तो हम जैसे लड़ने की इच्छा होती है, अकेले अकेले बिजनेस करने में किससे लड़ने, मजा नहीं आ रहा, चलो दूसरे को पार्टनर बनाते, कम से कम लड़ेंगे तो सही, लड़ने को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचा होगा ना किसी ने भी। देखो, हम हमेशा कभी भी कोई भी चीज पढ़ते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी देखते हैं जीवन में, कभी भी देख लो, हर चीज की कुछ लिमिटेशन है और कुछ, मतलब हर चीज के कुछ मेरिट है और कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के भी, हमने मेरिट्स भी पढ़े थे, डीमेरिट्स भी पढ़े थे। तो जब भी बात आती है किसकी बेटा? डीमेरिट्स की। जब भी बात किसकी आती है? डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स मतलब प्रॉब्लम, डीमेरिट्स मतलब प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखा गया। क्या देखा गया? उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखा गया, और उनका सॉल्यूशन निकल कर आया पार्टनरशिप। उनका सॉल्यूशन क्या निकल के आया? पार्टनरशिप। क्या क्या प्रॉब्लम थी? लिमिटेड कैपिटल, अकेला आदमी, थोड़े से बिजनेस में पैसे ज्यादा लगाने नहीं संभव हो पा रहा है, ठीक है, दो लोग मिलके काम कर लो, तो दो लोगों की कैपिटल उसके अंदर क्या होगी? इमर्ज हो जाएगी। लिमिटेड लाइफ बिजनेस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की लाइफ कितनी होती है? जितनी उसके ऑनर की लाइफ होती है। अब यहां पर ऐसा
नहीं है। यहां पर अब ऐसा नहीं है। क्या नहीं है ऐसा? कि अब तो पार्टनरशिप है ना, एक चला भी गया तो बाकी के लोग उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, अब एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया? ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम्स इन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस इवॉल्व, such as limited capital, limited managerial skills, limited liability, risk bearing, मतलब पूरी होल रिस्क बियरर, बहुत सारी लिमिटेशंस, जितने भी आपने डिमेरिट्स लिखे हैं उन सबको आप वहां पर लिख सकते हो। बात समझ में आई? चीज क्लियर है? तो चलिए इसी चीज को अपन आगे देखते हैं, ध्यान देंगे आप। देखो बेटा, लिमिटेशन ऑफ ए सोल ट्रेडर क्या होता है बेटा? एक सोल ट्रेडर की कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन, केवल अकेला आदमी। कितने आदमी है? केवल एक ही आदमी क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करता है। सिंगल मैन है, अकेला आदमी क्या करेगा? कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। सारी की सारी रिस्क जो है बिजनेस की वो खुद बियर करेगा। सोल प्रोप्राइटर है ना, सारी की सारी रिस्क भी खुद को ही बियर करनी पड़ती है और बिजनेस के सारे मामले उसको खुद को कंट्रोल करने पड़ते हैं। अकेला आदमी है, बिजनेस कर रहा है, कोई पार्टी आ गई डील करनी है उसके साथ, उसी समय ससुराल में शादी है, आदमी घर की शादी छोड़ दे, ससुराल की शादी नहीं छोड़ सकता, वो जाना पड़ेगा शादी में। अब क्या करे? डील संभाले कि ससुराल में जाए? वो डील कैंसिल हो जाएगी। अगर पार्टनर होता तो मैं शादी में जाया था और मेरा पार्टनर उस डील को कंप्लीट कर लेता, क्योंकि यहां पर दो लोग हो जाएंगे ना तो एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस छूट जाता था कई सारा, जो कि अब नहीं छूटेगा, पार्टनरशिप का एक सिस्टम आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं अपन। बट वन मैंस, लेकिन अकेले आदमी क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या लिमिटेड है उसके पास? कैपिटल भी लिमिटेड है, उसकी स्किल्स भी लिमिटेड है। कितना समझ लेगा? एक आदमी कितनी चीजों में एक्सपर्ट हो सकता है? हर चीज में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना अकेला आदमी। उसकी कंट्रोलिंग पावर भी लिमिटेड है। अकेला आदमी संभाल रहा है और उसके नीचे 100 लोगों की टीम हो गई तो कैसे मैनेज करेगा वो? किस किस को संभालेगा? बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है ना, हर आदमी की रिस्क लेने की एक कैपेसिटी होती है, और वो रिस्क ले भी तो कितना ले, कोई बात उसके समझ में नहीं आ रही, कितनी रिस्क वो ले सकता है। सो देयरफॉर सम पर्सन्स में कंबाइन, तो कुछ लोग क्या होते हैं? एक साथ मिलते हैं एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट बनाते हैं टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है बेटा? इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं? पार्टनरशिप बनाते हैं। तो एक टॉपिक हमारा, एक क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और वो क्वेश्चन क्या था जो आपसे पूछा था? व्हाट वाज द नीड ऑफ पार्टनरशिप। देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन का कोई चेहरा नहीं है, क्वेश्चन के कोई शब्द नहीं है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। बात क्या है कि सिर्फ हमें उसकी, देखो वो कहते हैं ना कि क्वेश्चन ना एक छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटा बच्चा, उसको जितना केयर करके समझोगे ना आप, वो उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सेम चीज क्वेश्चन के साथ है। जितना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन कहेगा ले 60% तो मैं वैसे सोल्व हो गया। क्वेश्चन किस बात से खुश हो गया? कि तूने मेरे को ध्यान से पढ़ा। और जिसने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन भी उससे क्या कहेगा? तू तेरा पूरा जोर लगा ले, मैं तेरे से सॉल्व भी नहीं होऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन, अब ये जो टॉपिक पढ़ा है इसका क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? वाई पार्टनरशिप बिजनेस इवॉल्व, बात वही है, रीजन वही है। वाई डू वी नीड अ पार्टनरशिप बिजनेस? What is the result for the solution of solution as the limitations of sole proprietorship? सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस थे, उनके सॉल्यूशन का क्या परिणाम निकला? कुछ भी पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ ले। बस बात क्या है कि उसने हमारा जो आंसर है उसकी लाइनों को क्वेश्चन में बदल सकता है। तो जिस क्वेश्चन को समझ के हमने आंसर बनाया है उसको आंसर में लिख दो। पार्टनरशिप बिजनेस इज इवॉल्व फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस लिमिटेशंस ऑफ sole proprietorship business such as limited capital, limited skill, limited controlling and limited risk taking capacity। बन गया ये आंसर। तो आंसर को फ्रेम करना है क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? बात समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर है ये चीज? आगे बात करते हैं अपन, ध्यान दीजिए क्या लिखा है।
पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ का रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप बिजनेस केवल तभी कंटिन्यू कर सकता है जब उसके अंदर जितने भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं वो सब आपस में एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा करते हो, विश्वास हो। एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन उसी एग्रीमेंट के साथ क्या होना चाहिए? बिलीव और फेथ भी एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, अब ये विश्वास बना रहे, इट इज नेसेसरी दैट द पार्टनरशिप अकाउंट्स बी मेंटेन इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर। पार्टनरशिप अकाउंट्स को ईमानदारी से और कैसे? सही तरीके से और इक्विटेबल मतलब समान रूप से बनाया जाए। पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप अकाउंट्स बिजनेस, देखो ये तो हम सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं था क्या? वहां भी हमने पढ़ा था कि सोल फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था ना, कि जो बिजनेस की ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। तो फाइनल अकाउंट्स किसी के भी हो, सारे के सारे क्या करेंगे? ट्रू और फेयर पिक्चर ही प्रेजेंट करने चाहिए। फॉर दिस पर्पज इट इज नेसेसरी टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या जरूरी है हमारे लिए पढ़ना? पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब याद करो, क्या बताया था क्या आपको कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां दी हुई है? याद करो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहां दी हुई है पार्टनरशिप की डेफिनेशन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें भी कहां सेक्शन याद है? बताया था बेटा, अच्छी तरह मुझे याद है, मैंने बताया था, पर कोई बात नहीं, हम वापस बता देते हैं। सेक्शन 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग में तो आप ये भी लिख सकते हो। आपसे पूछ लिया डिफाइन द पार्टनरशिप। जब भी आपसे पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछता है तो वो डेफिनेशन आपको किसके अकॉर्डिंग बतानी है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बतानी है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या बतानी है आपको? पार्टनरशिप की डेफिनेशन बतानी है। ये चीज याद रह जाएगी? कंफर्म? तो चलिए देखिए क्या दी हुई है डेफिनेशन। सबसे पहले वही दिया हुआ है, पार्टनरशिप की नीड क्या है? नीड ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज ए, सॉरी नेचर दिए हुए है ना, नेचर है, नीड नहीं है, नीड तो हम पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी, इसका इसके पार्टनर से कोई लेने देना नहीं है। अब ये तो आप याद कर लो, कौन सा? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इस लाइन के अंदर कंसेप्ट कौन सा आ गया? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। याद है ना क्या पढ़ा था हमने उसके अंदर? कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। तो यहां भी तो यही कहा है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग हैं। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद however as per legal viewpoint a partnership firm is not a separate legal entity। देखो ये दोनों लाइन है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर उसको समझना कि यहां पर लिखा क्या है बेटा। ध्यान दो, एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, अकाउंटिंग के हिसाब से तो अलग अलग है, लेकिन लीगल प्रोविजंस के हिसाब से क्या नहीं है? अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है? उसका मैं रीजन बताता हूं आपको। क्या रीजन है? आप याद करो, हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? देखो इसका रीजन है, इसका रीजन हम देखते हैं। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड। कैसी होती है? अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? पर्सनल एसेट्स को यूज किया जा सकता है। इसका मतलब है
पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर कैन बी यूज्ड टू रिकवर बिजनेस लॉसेस। तो भैया ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कहां हुए? अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होते तो पार्टनरशिप अलग, पार्टनर्स अलग, तो पार्टनरशिप के लॉसेस को पार्टनर्स की पर्सनल एसेट से क्या नहीं कर सकते, हम सेटल नहीं कर सकते। लेकिन यहां कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों एक ही है। कौन से व्यू पॉइंट से? लीगल व्यू पॉइंट से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यहां पर ये कंफ्यूज करता है। एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है और एमसीक्यू के साथ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बन जाता है ना। लाइन दोनों लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तो हम कहीं पे कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन लीगल व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग अलग नहीं है। क्लियर है बात? कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स it has no existence separate from its partners। मतलब ये इसी पॉइंट का पार्ट है। It means that in case of bankruptcy of the partnership firm, private estates of the partners would be liable to meet the firm's debt। Obvious सी बात है ना। अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकक्रप्ट हो गई तो क्या किया जाएगा? पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स है वो यूटिलाइज की जा सकती है फर्म की डेब्ट को पे करने के लिए, फर्म की उधारी को चुकाने के लिए। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, अदरवाइज हम आगे बढ़े। बोलिए बेटा, कोई डाउट है किसी को? बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या है हमारा। ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है आपका डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है हमारा अगला टॉपिक? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। करना क्या है आप लोगों को घर पे ना, सारे नोट्स कॉपी करना है। क्या करना है आपको? ये सारे के सारे नोट्स आपको कॉपी जरूर करने हैं। अभी मैंने बताया था किसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है? सेक्शन 4। कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि देखो डेफिनेशन ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी डेफिनेशन से पार्टनरशिप के फीचर्स बन जाते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो वो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इसी डेफिनेशन से बनते हैं। ठीक है ना बेटा? तो क्या है डेफिनेशन? ध्यान से ना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन सबसे सबको रटी हुई होनी चाहिए। 11th में सबने अच्छे से रटी हुई होगी, नहीं होगी तो आप रट लेना। साल भर है भी हमारे पास पूरा, है ना। 10 महीने तो पूरे हैं कम से कम इसको याद करने के लिए, लेकिन 10 मिनट में याद करनी है अपने को, 10 महीने लगाने नहीं है। क्या है डेफिनेशन? देखो, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है ना। पार्टनरशिप एक रिश्ता है। क्या एक रिश्ता है? किस किस के बीच में? ऐसे लोग जो एक साथ आ गए और जिन्होंने एग्री किया है। किस चीज के लिए एग्री किया? जिन्होंने कि हम भाई प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। क्या है? पार्टनरशिप ऐसे लोगों के बीच का एक रिश्ता हो गया, ऐसे लोगों के बीच में रिश्ता हो गया जिन्होंने ये तय कर लिया कि हम प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। कौन सा प्रॉफिट? उस प्रॉफिट को जो कि ऐसे बिजनेस से होगा जिसको या तो वो सब लोग मिलकर चला रहे होंगे या उनमें से कोई एक व्यक्ति चला रहा होगा। क्लियर है ये चीज? डेफिनेशन याद हुई? सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। क्या है पार्टनरशिप? एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? ऐसे लोगों के बीच में एक रिलेशन है जिन्होंने क्या किया है? अग्री किया है। किस चीज के लिए अग्री किया है? कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अग्रीड टू शेयर ए प्रॉफिट, अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ऐसा प्रॉफिट जो कि उनको किसी ऐसे बिजनेस से होगा, ऑफ ए बिजनेस
कैरिड ऑन बाय ऑल, जिसको कि वो सब मिलकर चला रहे होंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक उन सब के लिए उस बिजनेस को रन कर रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताओ, रिप्लाई करो फटाफट। यहां तक किसी को भी यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। है कोई दिक्कत? कंफर्म? सिंपल सी बात समझनी थी हमें। क्या समझनी थी? कि पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक रिलेशन है। किस किस के बीच में रिलेशन है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है, कहीं न कहीं तो पूछी ही जाएगी, चाहे एमसीक्यू में पूछे, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे, चाहे डायरेक्टली शॉर्ट आंसर में पूछ ले, या 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कहीं भी पूछ ले। ये डेफिनेशन पेपर में निश्चित रूप से कहीं न कहीं लिखनी होगी आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? याद हो जाएगी? कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे बता सकते हैं, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े आगे। देखिए क्या है अगला टॉपिक, मेन फीचर्स और एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, या इसके देखो अब यहां पर 3 शब्द है, मैंने फीचर्स भी लिख दिया, एसेंशियल एलिमेंट्स भी लिख दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दिया। कुछ भी मैंने कहा ना, किसी भी नाम से पूछ ले, क्या कर ले, किसी भी नाम से पूछ ले। अब उसमें भी टोटल हम कितनी पढ़ेंगे यहां पर? देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी पढ़ेंगे हम? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन एलिमेंट्स या फीचर्स, कुछ भी कह लो, है ना। ये हम टोटल कितनी पढ़ेंगे? 6। अच्छा, 6 की 6 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, अगर मेंशन द एलिमेंट्स और फीचर्स और एलिमेंट कुछ भी पूछ ले तो 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन 6 में कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंट है 2 और मोर देन 2 और मोर पर्सन्स। क्या लिखा है? 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। कम से कम 2 या मैक्सिमम 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 या 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 तो हो गया, मिनिमम तो 2। अब 2 से ज्यादा की कोई लिमिट है क्या? मतलब मिनिमम हो गए 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं फिर? ये देखो यहां पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। चलो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्या पढ़ते हैं बेटा अपन? नंबर ऑफ पार्टनर्स। करें शुरू। क्या होता है तभी तो पता लगेगा। देखो, नंबर ऑफ पार्टनर्स की जब बात आती है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम। पूछा साहब, किससे पूछे? कोई तो बताएगा कि मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं। तो कहां जाएंगे? पार्टनरशिप की बात हो रही है, किसके पास गए? पार्टनरशिप एक्ट के पास गए। किसके पास गए भाई? हमने पूछा कि मैक्सिमम कितने, पहुंचे किसके पास? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास गए कि बताओ साहब कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। इसने मना कर दिया, बोले मुझे नहीं पता। हमने थोड़ी सी जिद बहस भी करी उससे, यार पार्टनरशिप का मामला है, तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? बोले नहीं मुझे पता ही नहीं है, और कुछ भी पूछ लो मुझसे, बस ये मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम तो 2 है ही, खैर मिनिमम में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले मैं वैसे बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम के बारे में बोले मुझसे मत पूछो। तो बोले किससे पूछे? बोले मेरे भाई से पूछो जाके। किससे पूछो? मेरे भाई से जाके पूछो। बोले कौन है तुम्हारा भाई? तो इसने कहा कि अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो तुम जाओ कंपनी एक्ट के पास।
किसके पास? कंपनी एक्ट के पास। तो एकमात्र जानकारी है रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं देता है, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? कंपनी एक्ट। अब फिर दिक्कत आ गई कि पार्टनरशिप एक्ट बना 1932 में, कंपनी एक्ट बना इसके जस्ट बाद 1956 में, लेकिन ये बदल गया, ये 2013 में वापस चेंज हो गया। अब दो एक्ट आ गए, बोले किसकी माने? दो हो गए ना ये भी दो। क्यों? क्योंकि दोनों जगह अलग अलग बात लिखी हुई है। मैक्सिमम नंबर्स के बारे में 1956 में 20 और 10 बताता है, फॉर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन 10 और नॉन बैंकिंग के लिए 20। लेकिन अब ये तो पूरा एक्ट ही खत्म हो गया, इसलिए इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अब आए साहब किसके पास? कंपनी एक्ट 2013। इसका एक सेक्शन था 464। कौन सा सेक्शन था? 464। उसमें ये लिख दिया गया कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 100। क्या लिख दिया गया इसके अंदर? कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 100। बात समझ में आ रही है? क्या लिख दिया गया बेटा? कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 100। ठीक है ये बात? चलिए, लेकिन दिक्कत क्या हुई? ये तो 2013 में आया, इसके बाद फिर और नए महाराज आ गए। ये तो क्या है, आते रहते हैं जाते रहते हैं ना। एक नए महाराज आए और उनका नाम था कंपनी रूल 2014। कौन आया? कंपनी रूल 2014। और इनका था रूल नंबर 10। कौन सा है? रूल नंबर 10। इसमें इन्होंने कहा कि नहीं 100 नहीं 50। क्या कहा इन्होंने? 100 नहीं 50। मैंने कहा डिटेल में पढ़ते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर तो 50 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 50। ठीक है, आपसे पूछा जाता है आप लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फॉर बेटर इंफॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी सारी चीज़ें याद ना भी रहे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बात क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने? 50। ये रहा। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। सेक्शन 464 नहीं कहता है। 464 तो क्या करता है? 100 बट रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी रूल 2014, ये 50 है। ठीक है ना बेटा? तो क्या लिखा है? बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 100। लेकिन हमें क्या मानना है अभी? रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी रूल 2014 कितना बताता है? 50। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? पहला पॉइंट समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, 2 और मोर पर्सन होना जरूरी है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब आपसे थोड़ा और डीप में पूछ ले तो फिर 50 कौन बताता है? 50 के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी रूल 2014। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़े। सेकंड देखें इसका क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए क्या है हमारा सेकंड पॉइंट? एग्रीमेंट। क्या है सेकंड पॉइंट? एग्रीमेंट। सबसे पहले एक लाइन आई थी, देखो इसके अंदर सबसे पहले इसमें एक लाइन आई थी कि therefore some persons may combine and enter into an agreement। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या जरूरी है? एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी कहती है ये बात। क्या कहती है बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन? हु हैव अग्रीड, कि उनके बीच में क्या हुआ हो? एक एग्रीमेंट हो गया हो। तो पार्टनरशिप का एक फीचर हमारे सामने आया, और वो एक फीचर क्या आया? कि इनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्लियर?
पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, सच एन एग्रीमेंट कैन बी ईदर ओरल और इन राइटिंग। अब ये एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ये तो हो गई मेन बात। आगे देखते हैं, एग्रीमेंट वाले पॉइंट को हम समझते हैं। एग्रीमेंट, ध्यान से समझना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? दो तरह का। कौन कौन सा? एक तो रिटर्न एग्रीमेंट और एक ओरल, दोनों ही हो सकते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। इज इट मैंडेटरी टू हैव एन एग्रीमेंट among partners? बताओ, is it mandatory to have an agreement among partners? क्या होगा इसका आंसर? Is it mandatory to have an agreement among partners? क्या होगा इसका बेटा आंसर? Yes or no? Yes. अब इसी क्वेश्चन को और चेंज करते हैं थोड़ा सा, ध्यान देना। इज इट मैंडेटरी टू हैव एन रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स? बताओ, yes or no? Is it mandatory to have an written agreement among partners? Yes? जरूरी है? नहीं, एग्रीमेंट तो भैया ओरल भी हो सकता है, रिटर्न, दोनों वैलिड है। रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव एन रिटर्न एग्रीमेंट। क्लियर? अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए आपसे। इज इट गुड टू हैव एन रिटर्न एग्रीमेंट among partners? अच्छा माना जाता है। हमने ये तो नहीं कहा कंपलसरी है, ये नहीं कहा कंपलसरी है, लेकिन ठीक है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट हो तो क्या माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। अब आपसे ये पूछ ला साथ में एंड वाई, क्यों रहता है? बिकॉज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इट इज ए प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो वाई का आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज इट इज ए documentary proof and avoid the situations of clashes। अगर कोई भी क्लैश होने की सिचुएशन हो तो उसको क्या करता है? ये अवॉइड करता है, उसको ये दूर करता है। क्लियर? तो देखो, मैंने पहले ही कहा था आपको कि हम टोटल फीचर्स तो 6 पढ़ेंगे, लेकिन उस 6 में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? 2।
फर्स्ट फीचर में से क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये इतनी सारी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ये एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट में से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके। जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, ये ट्रू फॉल्स में, इसी तरह से शॉर्ट आंसर में ये बन जाते हैं, है ना। ध्यान रखना है इसमें तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक में रिटर्न नहीं लिखा, यहाँ पे रिटर्न लिख दिया, तो यहाँ पर मैंडेटरी को हटाकर गुड कर दिया। मैंडेटरी नहीं है लेकिन अच्छा है, जरूरी तो नहीं है लेकिन ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर? आई जस्ट होप आपको आज की क्लासेस सारी बातें समझ में आई होंगी। फटाफट से अगर हम रिवाइज करें तो हमने आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं बेटा। हमने सबसे पहले तो हमारा एक सिलेबस जो है उसको डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, हम पूरे साल के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने ये वही सिलेबस ही हमने क्या किया था, यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर हमने पार्टनरशिप और के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपको बताई थी यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस की नीड क्यों हुई। एक इंट्रोडक्शन में हमने शुरू किया कि पार्टनरशिप बिजनेस की नीड क्यों हुई, क्योंकि लिमिटेशंस थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, उनको रिमूव करने के लिए क्या हुई, पार्टनरशिप बिजनेस की एक नीड हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लिमिटेशंस थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, इमर्ज कैसे होता है, वो चीज़ें हमने देखी। पार्टनरशिप बिजनेस एक्चुअल में किसके ऊपर टिका हुआ, इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने वो चीज़ देखी थी हमने। उसके बाद नेचर पढ़े थे पार्टनरशिप बिजनेस के, इसमें क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है, कौन कौन, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, लेकिन लीगल पॉइंट व्यू पॉइंट से दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था, हमने लाइबिलिटी के बारे में, वो तो हमने एडिशनल चीज़ देखी थी समझाने के हिसाब से। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने क्या देखे, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप्स में हमने कितनी देख ली है, 2 नेचर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। बाकी की नेचर्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सबको क्लास समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।